आज की जो कहानी है वो दिव्या भारती की 1993 के दर्दनाक कहानी है। आखिर इनके साथ क्या हुआ और इनकी कहानी को सुनने से पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिव्या भारती के मौत के बारे में बात करने से पहले थोड़ा इनके शुरुआती सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती तथा माता का नाम मीता भारती था। अपनी खूबसूरती और कलाकारी के दम पर बहुत कम समय में बॉलीवुड में कामयाबी के बुलंदी पर पहुंचने वाली दिव्या भारती बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत। बहुत कम उम्र में ही दिव्या भारती ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। जब इनकी उम्र 16 साल थी तभी इन पर एक दिन गोविंदा के भाई की नजर पड़ी और उन्होंने दिव्या भारती को अपनी फिल्म में लेने का फैसला किया। हालांकि किसी कारणवश ये डील फाइनल नहीं हो सकी। इसके कुछ समय बाद दो और प्रोड्यूसर सामने आए जिन्होंने दिव्या भारती को अपनी फिल्मों में लेने का मन बनाया, मगर बात यहाँ भी नहीं बनी और फिर इंतजार लंबा होता देख दिव्या भारती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से करने का फैसला किया और उन्होंने 1990 में साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश के साथ अपनी पहली तेलुगु फिल्म की। इस फिल्म का नाम बॉबली राजा था। फिल्म बहुत ज्यादा कमाल तो नहीं कर पाई, मगर दिव्या भारती की खूबसूरती ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। यही वजह थी कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद इनको बैक टू बैक कई फिल्मों में चांस मिला। साउथ के फिल्मों में काम करने के बाद जब इन्हें अच्छी खासी पहचान मिल गई तो बॉलीवुड से भी इन्हें ऑफर आने लगे और फाइनली 1992 में इन्हें इनकी पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा भी मिल गई। ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के साथ समुद्र गाने ने दिव्या भारती की दीवानगी को पूरी दुनिया में फैला दिया। इस फिल्म के बाद दिव्या भारती के आगे फिल्मों की लाइन लग गई। दिव्या भारती की फिल्मी करियर उड़ान भर रहा था और दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी बदलाव आ रहे थे। इनकी पहली सुपरहिट फिल्म 16 और शबनम के शूटिंग के दौरान एक्टर गोविंदा ने इनकी मुलाकात डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से करवाई। साजिद नाडियावाला भी दिव्या भारती की खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार गए। यहीं पर दोनों में दोस्ती हुई और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दुनिया की नजरों से बचकर बेहद ही गुपचुप तरीके से दिव्या भारती सना नाडियावाला बन गई। फिर 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने साजिद नाडियावाला से शादी कर ली। इस शादी को गुप्त रखने की सबसे बड़ी वजह ये थी, उन दिनों ये ट्रेंड था कि शादी के बाद एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग काफी कम हो जाती थी। इस कारण उन्हें काम मिलना भी बंद हो जाता था। क्योंकि दिव्या भारती का करियर पूरी तरह से उड़ान भर रहा था, इसलिए उन्होंने शादी को सीक्रेट रखने का फैसला किया ताकि उनका फिल्मी करियर प्रभावित ना हो। शादी के बाद साजिद नाडियावाला ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट में 5th फ्लोर पर एक फ्लैट किराए पर लिया था। दिव्या भारती यहीं रहती थी। दिव्या रहती तो मुंबई में थी, मगर काम के सिलसिले में अक्सर बाहर और दूसरे राज्यों में रहती थी। बात 5 अप्रैल 1993 की है। दिव्या भारती एक काम के सिलसिले में हैदराबाद जाती हैं। यहाँ सारे काम निपटाने के बाद प्लान था कि अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी में जाएंगी और कुछ शॉपिंग भी करेंगी, मगर जरूरी काम खत्म करने के बाद वो सारे अपने दूसरे प्लान को पोस्टपोन कर देती हैं और वापस मुंबई आ जाती हैं। अब तक दिव्या भारती एक सुपरस्टार बन चुकी थी और इनके पास बहुत सारा पैसा भी आ चुका था, मगर ये अब तक मुंबई में अपना घर नहीं ले पाई थी। इसी कसक को पूरी करने के लिए वो लंबे समय तक कोशिश कर रही थी। इत्तेफाक से हैदराबाद से वापस आने के बाद एक फ्लैट के सिलसिले में इनकी बात भी बन जाती है और मुंबई के बेहद ही पॉश इलाके में एक 4 BH के फ्लैट की डील भी ये फाइनल कर लेती हैं। घर खरीदने की खुशी को परिवार वालों के साथ शेयर करने के लिए दिव्या अपने छोटे भाई कुणाल भारती को भी बुला भेजती हैं। इसके अलावा अपनी खुशी में शामिल होने के लिए ये अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला को भी बुला लेती हैं। नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ 9 बजे दिव्या भारती के यहाँ आ भी जाती हैं। नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला के दिव्या भारती के घर आने के पीछे की एक दूसरी वजह भी होती है, जो दिव्या भारती के मौत के बाद सामने आई थी। हम उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल कहानी पर वापस आते हैं।
दिव्या भारती की ज्यादातर फिल्मों की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला ही रहती हैं। इसी छोटी पार्टी के बहाने नीता और दिव्या अपने आने वाली फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम डिजाइन के बारे में बात करती हैं। इन सभी बातचीत के दौरान घर में मौजूद ये तीनों शराब भी पीते हैं। श्याम, नीता और दिव्या के अलावा इस घर में एक और व्यक्ति मौजूद था और वो थी दिव्या भारती की बचपन से देख रेख करने वाली उनकी नौकरानी अमृता कुमारी। इस मीटिंग के दौरान अमृता कुमारी लगातार किचन में इन लोगों की पसंद की स्नैक्स तैयार कर रही थी। इस समय तक साजिद नाडियावाला यानी दिव्या भारती के पति घर नहीं लौटे थे। बातचीत और शराब का दौर 9 बजे शुरू होता है, जो लगभग 11 बजे तक चलता ही रहता है। अब तक दिव्या का भाई कुणाल यहीं था, मगर वो देर रात जरूरी काम कहकर यहाँ से निकल जाता है। यहीं सबके बीच दिव्या भारती हॉल में आती हैं, जहाँ पर नीता और श्याम बैठे थे। यहीं पर दिव्या अपने ग्लास में फिर से शराब डालती हैं और टीवी ऑन करने के बाद थोड़ी देर यहीं पर बैठती हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद वो बालकनी की तरफ बढ़ जाती हैं। बालकनी में एक खिड़की भी बनी हुई थी। ये तुलसी अपार्टमेंट में एक इकलौती खिड़की थी जिसमें लोहे का ग्रिल नहीं लगा हुआ था। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि अक्सर दिव्या खुद को शांत करने के लिए यहीं पर बैठा करती थी। हमेशा की तरह इस रात भी दिव्या भारती हाथ में शराब लेकर इसी खुली खिड़की पे आके बैठती हैं। बैठते समय वो बाहर हॉल में बैठी हुई नीता से बराबर बातें भी कर रही थी। अभी दिव्या भारती खिड़की पर ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पाई थी कि वो अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमाकर बाहर बैठे लोगों से कुछ बातें करने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो अचानक से नीचे गिरकर सीधे 5वें तल्ले से जमीन पर पहुंच जाती हैं। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किचन में मौजूद अमृता को भी कुछ सोचने का मौका तक भी नहीं मिल पाता है। दिव्या के गिरते ही अमृता अचानक से चिल्लाती हैं। अमृता की चीख सुनकर हॉल में बैठे नीता और श्याम तुरंत नीचे की तरफ जाते हैं। आसपास के फ्लैट में रहने वाले दूसरे लोग भी नीचे की तरफ भागते हैं। नीचे खून से लथपथ दिव्या बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। शरीर में किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी। हालांकि सांसें अभी भी चल रही थी। हालांकि डॉक्टर श्याम लुल्ला वहां मौजूद दूसरे लोगों के वजह से आर्यन कपूर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इधर डॉक्टर श्याम की पत्नी नीता घर की नौकरानी अमृता के साथ वहां से कुछ दूर पर स्थित दिव्या के माता पिता के घर इस बात की जानकारी देते हैं। दिव्या को अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया जाता है। कमाल की एक्ट्रेस दिव्या भारती इस दुनिया से चली जाती है। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए दिव्या की मौत की खबर लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। दिव्या का शव कैजुअलिटी वार्ड की एक ट्रॉली में रखा हुआ था। पास में दिव्या के पिता और भाई के अलावा कुछ चुनिंदे लोग भी खड़े हुए थे। दिव्या के पिता रो रो कर बहुत बुरा हाल था। दिव्या के पिता बस एक ही रट लगाए थे कि मेरी बेटी को किसी ने मार दिया है। पास में दिव्या का भाई कुणाल भी था, जो दिव्या की मौत से 10 मिनट पहले दिव्या के साथ ही था। कमाल की बात तो ये थी कि दिव्या की मौत के कई घंटे बीत चुके थे, मगर दिव्या की माँ का कहीं भी अता पता नहीं था। दिव्या की माँ लगभग 3:45 बजे अस्पताल पहुंचने तक उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि मेरी बेटी मर चुकी है, बल्कि उन्हें बताया गया था कि दिव्या भारती गिर गई हैं और उनको कुछ चोट आई है। बाद में हुए खुलासे के मुताबिक जैसे ही दिव्या की मां दिव्या के पिता और भाई की नजर पड़ती है, दोनों उसी के तरफ तेजी से भागते हैं। दोनों एक साथ मीता पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि जो हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मतलब दोनों दिव्या के मौत का जिम्मेदार दिव्या की मां को ही बताते हैं। इन दोनों की चिल्लाने के बावजूद दिव्या की मां बिल्कुल शांत ही रहती हैं और कोई भी जवाब नहीं देती हैं। इस बात का रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया कि दिव्या की मौत के लिए दिव्या के पिता और उसके भाई उसकी मां को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे थे और दिव्या की मां को अस्पताल आने में इतना लंबा समय क्यों लगा। खैर, थोड़ी देर दिव्या की मां वहीं पर रुकती हैं और फिर थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाती हैं। अब तक दिव्या के पति साजिद नाडियावाला को दिव्या की मौत की खबर का पता चल चुका था।
थोड़ी ही देर में साजिद भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। उस वार्ड में जाते हैं जहां दिव्या के शव को रखा हुआ था। दिव्या को देखने के बाद साजिद बिल्कुल खामोश रहते हैं और कुछ ही पल बाद वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर के मुताबिक वो दिव्या के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसी वजह से शौक के हालत में चले गए हैं। साजिद की स्थिति भी तेजी से बिगड़ने लगती है। तत्काल उन्हें आईसीयू में एडमिट कराने की नौबत आ जाती है। थोड़ी देर बाद साजिद होश में आ जाते हैं, मगर उनका व्यवहार भयानक तरीके से बदलने लगता है और वो अजीब हरकतें करने लगते हैं। अंत में उन्हें कुछ दवाई देकर डॉक्टर की निगरानी में ही सुलाया जाता है। सुबह होकर 6 अप्रैल 1993 हो चुकी थी। अब लगभग सुबह हो चुकी थी। दिव्या के मौत की खबर अब लगभग इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों को पहुंच गई थी। दिव्या को देखने के लिए सबसे पहले आने वाले इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में प्रहलाद नहलानी थे, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए थे। इसके अलावा दिव्या को देखने के लिए कुछ चुनिंदे लोग सैफ अली खान, संजय कपूर, बोनी कपूर, गोविंदा इत्यादि शामिल थे। इधर मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और लोगों के बयान दर्ज करना शुरू कर देती है। सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दिव्या का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि ऊंचाई से गिरने की वजह से दिव्या के सर में काफी गहरी चोट आई थी। इसके अलावा जांघ की हड्डी भी पूरी तरीके से टूट गई थी। सभी जांच पड़ताल के बाद 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। सभी फॉर्मेलिटी के बाद मुंबई के पार्ले स्थित क्रिमेटोरियम में दिव्या का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्म को साजिद नाडियावाला पूरी करते हैं। दिव्या इस दुनिया से जा चुकी थी, मगर अपने पीछे सैकड़ों सवाल छोड़ गई थी, जिसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि दिव्या ने ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लिया है या फिर दिव्या को किसी ने मार दिया है। जब पुलिस ने लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया तो एक के बाद एक खुलासे होने शुरू हो गए। पुलिस ने सबसे पहले घर के अंदर मौजूद डॉक्टर श्याम लुल्ला और उनकी बीबी नीता लुल्ला से बयान दर्ज किया था। दोनों अपने बयान में एक ही बात कहते हैं कि वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि दिव्या ने जानबूझकर ऊपर से छलांग लगाई या बैलेंस बिगड़ने की वजह से गलती से गिर गई। कमाल की बात तो ये थी, इस घर में इस हादसे के वक्त उनकी घर की नौकरानी अमृता भी थी, मगर पुलिस ने अमृता का बयान लेना जरूरी नहीं समझा। इसके पीछे की वजह क्या थी कोई नहीं जानता। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि दिव्या भारती मौत के ठीक 1 महीने बाद अचानक से अमृता की भी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से अमृता की मौत हो गई। खैर, पुलिस 4 साल तक इस मामले की जांच करती रहती है और फाइनली सभी संभावित एंगल से जांच करने के बाद पुलिस दिव्या भारती की मौत को क्लियर कर एक्सीडेंटल डेथ का मामला बताते हैं। पुलिस किसी भी तरीके की साजिश से इनकार करती है। पुलिस ने भले ही अपनी जांच में इसे एक हादसा बता दिया था, मगर बाद में कुछ ऐसे सबूतों से चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक दावा किया गया कि जब दिव्या हैदराबाद से वापस आती हैं, तब वहां से वो एक दोस्त की पार्टी में जाती हैं। वहां वो बहुत ज्यादा शराब पीती हैं और नशे में ही घर वापस आती हैं। यहाँ साजिद से उनकी काफी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान साजिद घर से निकलने लगता है। इस पर दिव्या कहती हैं, अगर तुम 10 मिनट में वापस नहीं आए तो फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। साजिद काफी देर तक वापस नहीं आते हैं। फिर दिव्या की मौत की खबर आती है। अब चलिए उस पॉइंट पे आते हैं कि दिव्या भारती की मौत को रहस्यमयी बनाता है। जिस खिड़की से दिव्या भारती गिरी थी उसके नीचे पार्किंग हुआ करता था। वहाँ पर अक्सर कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती थी, मगर जब दिव्या भारती खिड़की से गिरी तो वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। इस कारण दिव्या सीधे नीचे जमीन पर गिरी और दिव्या की मौत हो जाती है। उस रात वहाँ गाड़ी का ना होना क्या महज इत्तेफाक था? आज तक इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया कि दिव्या की मां दिव्या के मरने के कई घंटों बाद अस्पताल आती हैं और जब वो अस्पताल पहुंची तो दिव्या के भाई और पिता ने दिव्या की मौत के लिए दिव्या की मां को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। उन तीनों के इस व्यवहार के पीछे का रहस्य क्या था, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। अमृता की मौत क्या वास्तव में हार्ट अटैक से ही हुई थी? अमृता के मौत ने भी दिव्या के मौत को रहस्यमयी बनाया। साजिद नाडियावाला पर एक समय दाऊद इब्राहिम डॉन से जुड़े होने का आरोप लगा था। यहाँ तक कि टी सीरीज के फाउंडर
गुलशन कुमार के मर्डर के बाद बाल ठाकरे ने दावा किया था कि 3 लोग बॉलीवुड से हैं जिनका सीधा संबंध दाऊद इब्राहिम के गैंग से है और उसी में गुलशन कुमार को मरवाने में अहम भूमिका निभाई है। कहे तौर पर उन 3 लोगों में साजिद नाडियावाला का नाम भी आया था। दावों के मुताबिक साजिद से पुलिस ने कई बार पूछताछ भी की थी, हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हो सके। कुल मिलाकर कई दावों और अफवाहों के बीच दिव्या भारती की मौत या फिर मर्डर की थ्योरी में उलझ कर रह गई। पुलिस के मुताबिक दिव्या का मौत एक्सीडेंटल डेथ का मामला है, मगर आपको क्या लगता है कि दिव्या की मौत के पीछे किसी की साजिश हो सकती है या फिर यह एक एक्सीडेंट था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड का 19 का दौर आपको याद है तो एक हैंडसम स्टार तो आप नहीं भूले होंगे, नकुल कपूर, जिन्होंने पहले प्राइवेट एल्बम में एक्टिंग कर धूम मचा दी थी। जब इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो ये पहली ही फिल्म में स्टार बन गए थे, मगर कभी सोचा है वो रातों रात कहाँ गायब हो गए? लोगों ने उनको जिंदा मौत दे दी थी, मगर सालों बाद एक अजीब रहस्य सामने आया जो बहुत ही चौंकाने वाला था। चलिए नकुल कपूर की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। नकुल दिल्ली में 11 जुलाई 1974 को पैदा हुए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि नकुल ने फिल्मी कैरेक्टर में आने का कभी नहीं सोचा था। उनकी रुचि तो खेल में थी। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे नकुल जब छोटे थे, नकुल पढ़ाई के साथ ही वाटर ड्राइविंग सीखने लगे थे। धीरे धीरे वो इतनी अच्छी ड्राइविंग करने लगे कि देश के बड़े प्रतियोगिता में उन्होंने जीत पाया और ड्राइविंग में नेशनल लेवल चैंपियन बन गए थे। मगर किस्मत में तो स्टार बनना ही लिखा था, तो ड्राइविंग बस वहां तक पहुंचने का एक जरिया बन गई। हुआ ये कि नकुल बहुत ही हैंडसम दिखते थे। उनके दोस्त अक्सर कहा करते थे कि मॉडलिंग कर खूब पैसा कमाएगा। नकुल ने भी मजाक मजाक में अपनी फोटोज एक्टिंग एजेंसी में भेज दी और देखिए किस्मत साथ देती है तो काम कैसे बनते हैं। अचानक एक मॉडलिंग एजेंसी में इनको ऑफर भी मिल गया और नकुल बिना कुछ कराए बन गए मॉडर्न। किस्मत साथ दे रही थी तो जो भी करते कामयाबी मिल जाती। 1995 से 1996 तक की बात है। इनको ड्राइविंग का शौक तो था ही। उस समय पंची जंपिंग को भारत में कुछ लोग जानते थे। एडवेंचर में नकुल ने पहली बार बंजी जंपिंग करने का फैसला किया, मगर उनको क्या पता था कि ये शौक उनकी किस्मत पलटने जा रहा था। नकुल बंजी जंपिंग करने की तैयारी करने लगे तो इसकी खबर आग की तरह फैल गई। इसकी खबर एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले कंपनी की तरफ पहुंच गई। कंपनी को आइडिया पसंद आ गया। उन्होंने नकुल को बुलाया और बड़ा ऑफर दे दिया। भारी भरकम फीस देकर अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। उनको कंपनी के विज्ञापन में भी बंजी जंपिंग करनी थी। 1996 में नकुल का पहला विज्ञापन आया। कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो पैर रस्सी से बांधकर पहाड़ी से कूद जाते हैं। लोगों को विज्ञापन ही नहीं बल्कि लोगों को नकुल खूब पसंद आ गए। अगले ही साल हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाले ऐड भी खूब छा गए। बस यहीं से वो सिंगर सवानी कश्यप की नजरों में पड़ गए। वो अपना प्राइवेट एल्बम निकालने जा रही थी। उनको एक हीरो की तलाश थी। हैंडसम नकुल में उनको अपना हीरो नजर आ गया। उन्होंने नकुल को अपने प्राइवेट एल्बम में शामिल कर लिया। साल 1998 में एल्बम रिलीज हुआ। एल्बम की टाइटल सॉन्ग हो गई है मोहब्बत तुमसे ने काफी धूम मचा दिया। खासकर नकुल लड़कियों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। कामयाबी नकुल के कदम चूमने लगी। बड़ी म्यूजिक कंपनी टिप्स ने इनको ऑफर दे दिया। साल 2000 में इन्होंने दीप्ति भटनागर के साथ इनका प्राइवेट एल्बम का यारी यारी गीत हिट हो गया। अगले ही साल रूप कुमार और सोनाली राठौर अपना एल्बम निकालने जा रहे थे। उनको भी नकुल का चेहरा पसंद आ गया और अपने एल्बम का हीरो बना दिया। साल 2001 में इस एल्बम के गाने मुझे मोहब्बत सी हो गई है फिर से बवाल मचा दिया। अब तो नकुल म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े चेहरे बन चुके थे। फिर बॉलीवुड वाले की नजर उन पर क्यों नहीं पड़ती। साल 2001 की बात है। प्रोड्यूसर रमेश दौरानी एक फिल्म बनाने जा रहे थे।
जिसके लिए उनको किसी नए चेहरे की तलाश थी। अचानक उनकी नजर नकुल के प्राइवेट एल्बम पर पड़ गई। उनको नकुल पसंद आए तो नकुल को ऑडिशन के लिए बुला लिया। ऑडिशन हुआ और रमेश दौरानी ने उनको पास कर दिया और बना दिया अपनी फिल्म का हीरो। साल 2002 में आई फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। हुआ ये कि फिल्म मेकर्स ने एक योजना के तहत मूवी के गीतों की कैसेट बहुत पहले ही रिलीज कर दी। इसके 3 गानों ने संगीत प्रेमियों के बीच कोहराम सा मचा दिया। सोनू निगम का उन दिनों की बात है दूसरा टाइटल गीत तुमसे अच्छा कौन है, मगर कुमार सानू वाला तीसरा गाना आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो उस साल का सबसे बड़ा हिट बन गया। फिल्मों के गीतों की दीवानगी का आलम ऐसा था कि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सारे कैसेट बाजार में आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। फिल्म रिलीज हुई तो नकुल को देखने के लिए सिनेमा घरों में पब्लिक ऐसे पहुंची कि इसी दिन रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म प्यार दीवाना होता है तक फ्लॉप हो गई। रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे नकुल की पार्टियों में चर्चा होने लगी। एक नया स्टार जन्म ले रहा था। फिल्म मेकर्स एक से एक ऑफर लेकर उनके पास पहुंचने लगे, मगर अचानक नकुल कपूर कहीं गायब हो गए। लोग उनकी फिल्म का इंतजार करने लगे, लेकिन साल दर साल इंतजार बढ़ता गया। फिर जब कई सालों बाद ये खबर आई तो उसने उसके फैंस को खामोश कर दिया। खबर आई कि नकुल कपूर की मौत हो गई। कोई कहता बीमारी ने उनकी जान ले ली तो कोई बोलता सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। सालों तक लोग यही मानते रहे कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मगर अचानक एक अजीब सा रहस्य सामने आया। साल 2015 में अचानक नकुल दुनिया के सामने आए और बोले कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। उस वक्त पता चला कि लोगों ने उनको जिंदा मौत दे दी थी। हुआ ये था कि नकुल के जीवन का एक और सच था। उनका झुकाव आध्यात्मिक की ओर बहुत ज्यादा था। अचानक मिली कामयाबी ने उनको और ज्यादा आध्यात्मिक बना दिया था। इसीलिए कामयाबी की राह को छोड़कर आध्यात्मिक की राह पर जाना शुरू कर दिया। वो भारत छोड़कर कनाडा में बस गए थे। वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ वैंकूवर शहर में रहने लगे। यहाँ उन्होंने डिवाइन लाइन नाम का एक योग सेंटर खोला तो ये यहीं पर लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। वैसे अब 50 साल के होने जा रहे हैं नकुल। अब नकुल को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। जो बॉलीवुड स्टार बन सकता था उसको किस्मत ने सन्यासी बना दिया। दोस्तों, आपको नकुल कपूर कैसे लगते थे? उनका कौन सा एल्बम या फिल्म पसंद आए थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने जमाने के वो सुपरस्टार रही बॉलीवुड की चालबाज और चुलबुली एक्ट्रेस। तो इतनी खूबसूरत थी कि नौजवान उनके दीवाने थे। एक दिन अचानक उनके दुनिया से जाने की खबर न्यूज चैनल पर आई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी की, जिसने अपने फिल्मों की शुरुआत चाइल्ड एक्ट्रेस से की थी, लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम रखा तो सफलता ने बड़ी जल्दी ही उनके कदम चूम लिए। उनके अभिनय का जादू लोगों के सिर चढ़ के बोलने लगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि खूबसूरत सी अभिनेत्री अचानक हम सबको इस तरह छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन उनके मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। उनकी मौत कैसे हुई और उसके क्या कारण थे, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। इसलिए हमारे वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सऊदी अरब अमीरात के एक देश खेमा से, क्योंकि यहीं पर श्रीदेवी को हंसते खेलते और नाचते हुए देखा गया था। सऊदी अरब अमीरात का एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा बिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। दूसरे अमीरातों के मुकाबले यहाँ गरीबी भी देखी जा सकती है। दरअसल इसी रसल खेमा में
बोनी कपूर की भांजे की शादी थी। ये शादी 20 फरवरी 2018 की थी और इस शादी में पूरा कपूर खानदान आया हुआ था, जिसमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी के साथ साथ अनिल अंबानी, उनकी वाइफ टीना अंबानी जैसे लोग भी मौजूद थे। 20 तारीख को शादी खत्म होती है और उसके बाद 21-22 तक सभी मेहमान वापस इंडिया आ जाते हैं, जिनमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बाकी सारे मेहमान वापस इंडिया आ जाते हैं। लेकिन श्रीदेवी वहां से दुबई चली जाती हैं। दुबई में उनकी एक बहन भी रहती है और वो दुबई में जुमैरा एमिरेट्स नाम के होटल में रूम नंबर 2201 में जाके बुकिंग कर लेती हैं। श्रीदेवी शायद शादी के फंक्शन की थकान उतारने के लिए बुकिंग कर लेती हैं। 22 फरवरी को शाम को चेकिंग करने के बाद 23 तारीख को वो उसी होटल में रुकी, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकली। दूसरी तरफ लखनऊ के इन्वेस्टर समिट थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे और इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे थे। इसी समिट में बोनी कपूर को भी आना था। इसी 23 फरवरी 2018 को बोनी कपूर लखनऊ में इसी समिट में पहुंचे थे। जैसा कि बोनी कपूर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट की माने तो बोनी कपूर लखनऊ से वापस श्रीदेवी के पास दुबई चल गए। ये बात श्रीदेवी नहीं जानती थी कि उनके पति बोनी कपूर उनके पास आने वाले हैं, क्योंकि बोनी कपूर उनको सरप्राइज देना चाहते थे। 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर मुंबई से दोपहर की फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंचते हैं और दुबई के उसी होटल में, जिस होटल में श्रीदेवी रुकी हुई थी, उसी होटल के दरवाजे को नॉक करते हैं। अचानक बोनी कपूर को देखकर श्रीदेवी जितनी खुश होती हैं, उतनी हैरान भी हो जाती हैं, क्योंकि यही उनके लिए सरप्राइज भी था। क्योंकि दुबई का टाइम हमारे टाइम से लगभग 1.5 घंटे आगे चलता है, इसलिए बोनी कपूर दुबई के टाइम के हिसाब से लगभग 7:45 पर दुबई पहुंचे थे, जबकि इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से उस समय लगभग 6 बज रहे थे। बोनी कपूर अपनी बीवी श्रीदेवी को एक रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाहते थे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्रीदेवी को अपना इरादा बताया तो वो रेडी हो गयी और तैयार होने के लिए बेडरूम की तरफ चल गयी। बेडरूम में अटैच बाथरूम था। बाथरूम में वो शावर लेने के लिए चली गयी, जबकि बोनी कपूर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। उस समय टीवी पर साउथ अफ्रीका और भारत के बीच T20 मैच आ रहा था। मैच में भारत ने 172 रन बनाए थे, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 165 रन ही बना पाई, जिसमें भारत विजेता रहा था। बोनी कपूर उसी मैच का मजा ले रहे थे। उसी बीच उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि श्रीदेवी काफी देर से नहाने के लिए गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई। श्रीदेवी को बाथरूम में गए लगभग 15 मिनट हो चुके थे। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को 1-2 बार आवाजें भी लगाई। उसके बाद वो मैच देखने में बिजी हो गए। लेकिन जब दुबई के टाइम के हिसाब से रात के 9 बज गए तो उन्हें थोड़ा हैरानी हुई, तो उन्होंने इंटरकॉम के जरिए श्रीदेवी को बाथरूम में कॉल भी किया, मगर कॉल नहीं उठा। फिर वो उठकर बाथरूम तक गए। पहले 1-2 बार बाहर से आवाज लगाई तो फिर कोई आवाज ही नहीं आई, तो फिर वो दरवाजे को पुश करके अंदर चले गए। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। अंदर जाके जब उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। श्रीदेवी का शरीर पानी में डूबा हुआ था, जबकि कमरे के बाहर पानी के एक भी बूंद नहीं थे। बोनी कपूर ये देखकर सदमे में आ जाते हैं और बोनी कपूर अपने दोस्त को फोन लगाते हैं। उनका दोस्त भी वहाँ आता है और उसके बाद लोकल पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि श्रीदेवी की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर बताते हैं कि श्रीदेवी को एक तेज दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से श्रीदेवी की जान चली गई। ये तमाम जानकारी बोनी कपूर के बयान से निकलकर सामने आई। रात 10 बजे के करीब श्रीदेवी की बॉडी को नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाया गया। ये खबर भारत में दी जाती
जाती है। अगले दिन संडे था। श्रीदेवी की मौत की खबर मीडिया के जरिए पूरे भारत में फैल जाती है। जिस किसी को भी ये बात पता चलती है पहली बार में तो उसे यकीन ही नहीं होता। श्रीदेवी बहुत ही फेमस अदाकारा रही हैं और उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग थी। घटना का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और डॉक्टर का बयान बहुत अलग अलग था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आई तो श्रीदेवी की मरने की वजह वाटर ड्राइविंग। डॉक्टर का कहना था कि श्रीदेवी ने उस समय बहुत ज्यादा अल्कोहल लिया हुआ था। जहां लोग मानकर चल रहे थे कि श्रीदेवी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बात अप में डूबकर कैसे मर सकता है। इस मामले को पहले दुबई की लोकल पुलिस हैंडल कर रही और बाद में इस इन्वेस्टिगेशन को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन DPP को दे दिया जाता है। अब मामले में कई एंगल सामने आ रहे थे। श्रीदेवी पानी में खुद डूबी या फिर उन्हें डुबोया गया, उन्होंने शराब पी थी या जबरदस्ती शराब पिलाया गया था। दुबई पुलिस श्रीदेवी के परिवार वालों को तत्काल डेड बॉडी देने से मना कर दिया। इधर भारत में श्रीदेवी के मौत को लेकर अलग अलग बातें होने लगी। उनकी डेड बॉडी वहां से नहीं आ रही थी, जिनको लेकर लोग बातें करने लगे। जिस समय श्रीदेवी की मौत हुई उस समय दुबई के प्रधानमंत्री थे अरविंद हाबू के राष्ट्रपति। दुबई में बॉलीवुड के सलमान खान और शाहरुख खान अच्छी खासी जान पहचान थी, लेकिन इन दोनों कलाकारों की दुबई में अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी। श्रीदेवी की डेड बॉडी अब नहीं दी जा रही थी। तब इन दोनों कलाकारों ने अपने अपने तरीकों से वहां पर फोन किया और डेड बॉडी को जल्दी वापस भेजने का अनुरोध किया। इसके बाद 27 तारीख को फाइनली श्रीदेवी की बॉडी को ताबूत में रखकर भारत लाया गया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी के बॉडी का भारत में पोस्टमार्टम न होने के लिए कुछ लोगों ने सवाल किए। कुछ लोग श्रीदेवी के मौत को एक्सीडेंटल डेथ नहीं मान रहे थे, जिसमें दाऊद इब्राहिम भी शामिल थे। लेकिन इन सब से अलग हटकर एक और बात भी सामने आई कि सुनील सिंह नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने अदालत के सामने अपने वकील के जरिए अदालत में ये अर्जी लगाई थी श्रीदेवी की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं है। उनका कहना था कि श्रीदेवी के इंश्योरेंस में 240 करोड़ की एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी। इसके शर्त के अकॉर्डिंग श्रीदेवी के मौत के बाद उनके नॉमिनी को पैसे तभी मिलेंगे जब उनकी मौत दुबई में हो और इनकी मौत नेचुरल हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इसलिए बात यही खत्म हो गई। दुबई पुलिस के जांच के हिसाब से जो सबूत बाहर आए कि श्रीदेवी की मौत बाथ में सो जाने से भी हो सकती है। अब शायद ये बात आपको अटपटी जरूर लगे। दुनिया में खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के साथ ये एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, जबकि वो बाथ में गए और उन्हें नींद आ गई और जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई हो। दुनिया में लगभग हर साल बाथ में डूब जाने की वजह से 2000 लोगों की मौत होती है। हमारे देश में इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा केरल में देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीदेवी की मौत एक नेचुरल मौत है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।